नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में चर्चा जितन के यूपी इफेक्ट की। देश में कांग्रेस की सियासत को लेकर अजीबोगरीब माहौल बना हुआ है। पंजाब कांग्रेस में कलह मची हुई है तो राजस्थान में पायलट की लैंडिंग को लेकर अटकलें तेज हैं। केरल एमपी में भी स्थिति कुछ खासा ठीक नहीं है। इसी बीच बुधवार का दिन कांग्रेस को एक और झटका देने वाला रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। जितिन प्रसाद टीम राहुल के कोर मेंबर थे। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले को रिप्रेजेंट करते हैं। जितिन प्रसाद धौरहरा लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा यूपी सरकार में उनके पास मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी थी। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत किया है। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा के वृहद परिवार में शामिल होने पर जितिन प्रसाद जी का स्वागत है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में पार्टी को अवश्य मजबूती मिलेगी। ऐसे में अब सवाल यही कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को यूपी में कितना नुकसान होगा, बीजेपी में ब्राह्मणों का कितना सपोर्ट मिलेगा। सवाल यही कि आखिर कांग्रेस से बड़े नेता क्यों छिटक रहे हैं। जितिन के यूपी इफेक्ट में इन्हीं सब सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। आपको सुनवाते हैं ये बाइट। आज कांग्रेस पार्टी के साथ जो विश्वासघात उन्होंने किया है, समय बताएगा, वक्त बताएगा। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सफलता उनसे कोसों दूर रहेगी। 2022 के चुनाव में उनकी भूमि को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, मैं यह जानता हूं कि आपको याद होगा कि पिछला समय उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, और जो आदमी अपने विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव न जीत पाए, जो आदमी अपने क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव न जीत पाए, उनकी क्या अब साख बची है यह पूरा प्रदेश जानता है। और कमी की जो बात आप कर रहे हैं, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे प्रतिभाशाली, ऊर्जावान, संघर्षशील और कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने वाले आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में नौजवान खड़े हैं। और पूरी तरह गांव, गरीब, खेत खलियान, नौजवान, किसान के मुद्दे पर जिस तरह कांग्रेस संघर्ष कर रही है, हमें भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। देखिए, जितिन प्रसाद जी ने जो भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है, इसकी अटकलें तो पिछले साल भी लग रही थीं और तमाम चर्चाएं थीं कि जितिन प्रसाद जी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं। लेकिन उस समय पता नहीं क्या कुछ प्रबंधन ऐसा हुआ, कांग्रेस से बात हुई कि वो रुक गए और उन्होंने फिर कांग्रेस के लिए काम किया। लेकिन आज जो घटना घटी है, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का एक मसला है, कांग्रेस का अंदरूनी मसला कि आखिर वो क्यों वहाँ से गए। लेकिन हकीकत इस बात की कहीं इसमें दो राय नहीं है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हम कैडर बेस पार्टी हैं और विचारधारा से हमारी विचारधारा अपनी है और हम पार्टी विद द डिफरेंस है, वो तो कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर कैडर के लोग अब उनके घर अपने नेता नहीं रह गए। मेरे भाई हैं, मेरे सदैव दिल के बहुत करीब रहे हैं। जिस राजनीतिक दल ने भारत के विकास में, भारत की प्रगति में एक नया इबारत लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, उस भारतीय जनता पार्टी में जितिन प्रसाद जी का तहे दिल से, आत्मा की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का झंडा को पूर्ण रूप से आगे करने में उनका। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ये कांग्रेस को एक जोरदार झटका लगा है। एक और विकेट गिर गया है कांग्रेस का, क्योंकि अगर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो वो भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और अब देखा जाए तो इस तरह से जितिन का बीजेपी में शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गया है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, सपा प्रवक्ता हैं, वहीं आस्था तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज पे।
आस्था जी, ब्राह्मण चेतना की जो बात लगातार कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी, अब उस शंख की जो गूंज है बीजेपी में सुनाई देगी, क्या कहना है आपका इस बारे में? धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर देने के लिए। मैं आपसे बहुत स्पष्टता से एक बात कहना चाहती हूँ कि ब्राह्मणों की जहाँ बात की जाती है तो ब्राह्मणों का सम्मान हमेशा से सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती आई है। और ब्राह्मणों का ही क्या, हमने हमेशा हर जाति हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान करने का काम किया है बतौर एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते। चाहे यूपी की हम जब बात करते हैं तो गोविंद वल्लभ पंत रहे हो, कमलापति त्रिपाठी रहे हो, हेमवती नंदन बहुगुणा रहे हो या नारायण दत्त तिवारी रहे हो, जब भी कभी कांग्रेस की सरकार रही है तो ब्राह्मण हमारा मुख्य चेहरा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर इनको जितेंद्र प्रसाद जी के जाने को हम ये कहें कि ब्राह्मणों हमारे यहाँ से चले गए, तो ये कहना कोई बहुत उचित नहीं होगा हमारे लिए। जितेंद्र प्रसाद जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स ने चुनाव लड़ा था आपका पंचायत वाला, और वो नहीं जीत पाए चुनाव। ठीक है, उनकी भाभी चुनाव लड़ी थी मगर वो नहीं जीत सकी। 2014 के लोकसभा चुनाव को भी जितेंद्र जी हार गए थे। 2017 का चुनाव उन्होंने लड़ा था, वो भी हारे थे। 19 में भी हार गए चुनाव। ठीक है, तो ये कोई इसका मतलब है ना कि सीधी सी बात है कि उनके पास कोई वोट बैंक नहीं रह गया है। इसके कारण ही वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि उनको जो यहाँ से नहीं मिला, क्योंकि भाजपा अभी भाई सत्ता में है, तो वो ऐसा चाहते हैं कि सत्ता की मलाई उनको मिल जाए, उनको बहुत ज्यादा देर सत्ता से दूरी ना झेलनी पड़े। इसके कारण ही वो जा रहे हैं। ठीक है, एक ओपनिंग कमेंट कपीस जी आपका, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरी जो जितेंद्र जी की बात करें तो जो भाजपा में शामिल हो गए, इस पर पहले आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित है और लोकतंत्र की यही खूबी है कि अगर व्यक्ति जनता के लिए काम करना चाहता है और विचारधारा के हिसाब से काम करना चाहता है या स्वार्थ के हिसाब से काम करना चाहता है तो इसका चयन वो व्यक्ति स्वयं करता है। और रह गई बात इस बात की कि जितेंद्र प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो भाई जितेंद्र जी का ये अपना व्यक्तिगत मामला है और किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति किसी पार्टी को छोड़ के जाता है या किसी पार्टी में जाता है, उसकी आजादी का विषय है। इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतनी बात तो निश्चित है कि एक बात सोचना चाहिए कि 1 मिनट में कहीं कोई विचारधारा कपड़े की तरह तो होती नहीं कि जो बदल जाए। और जिस कांग्रेस मुक्त भारत के लिए संकल्पित थे आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज कांग्रेस युक्त होते हुए क्यों चले जा रहे हैं, या अन्य जो दलें हैं उनमें से अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है, चाहे किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लग गया उसको निकाल दिया गया, या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई, या उसे उस पार्टी में काम करने का अवसर नहीं मिला, या अन्य स्वार्थ की वजह से गया, तो वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब विचारधारा की पार्टी तो है नहीं कि जो पार्टी विद द डिफरेंस हो। यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और योगी जी, यही 2 मैन आर्मी वहाँ ऊपर की है और 1 मैन आर्मी यहाँ नीचे की है। तो बहुत सीधी सी बात है, उन्होंने कुछ अपनी बेहतर चीजें देखी होंगी और सत्ता के खनक भी होती है, सत्ता के पास पावर भी होती है, काम करने का अवसर होता है, लाभ कमाने का भी अवसर उन पे शायद, क्योंकि देखिए पार्टी अचानक तो ये छोड़ करके गए नहीं, पिछले साल भी इन्होंने कवायद की थी, लेकिन किन्हीं कारणवश हमको लगता है कि वो रुक गए थे। लेकिन जितने बड़े फिगर इनके पिताजी थे कांग्रेस के अंदर, और उसकी वजह से भी इनकी मान्यता कांग्रेस में रही है और उसके वजह से जनता में भी पकड़ हुई है, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अब किस कारण से गए ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनका ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद डिबेट की शुरुआत करेंगे। नवीन जी, आपका ओपनिंग कमेंट क्या है, क्या प्रतिक्रिया है सबसे पहले तो इस बात पर आपकी? देखिए, निश्चित रूप से जितेंद्र प्रसाद जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जितेंद्र प्रसाद जी के विषय में मैं अभी कांग्रेस के जो हमारे साथी प्रवक्ता थे उनकी बातें सुन रहा था। वो ये साबित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितेंद्र प्रसाद जी कई चुनाव हार चुके हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, उनकी कोई जमीन पर पकड़ नहीं है। तो शायद अगर राहुल गांधी जी के भी विषय में वो लोग ये कहते कि वो चुनाव हार गए और उनकी कोई उपयोगिता नहीं है तो बेहतर होता। देखिए,
आज जितिन प्रसाद जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते समय दो प्रमुख बातें कही हैं, उसको हमें आपको समझना पड़ेगा अगर राजनीतिक चर्चा हो रही है तो। उन्होंने कहा कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के अनथक प्रयास, जिस प्रकार से वो राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं, उससे प्रभावित होकर मैंने ज्वाइन किया है। और कांग्रेस छोड़ना मुझे इसलिए पड़ा कि कांग्रेस में व्यक्तिवाद इतना हावी हो गया था कि कांग्रेस में अब किसी की कोई जगह बची नहीं थी। ठीक है। और आपको हमें यह देखना पड़ेगा कि जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं के समूह में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस की लगातार होती हुई हार पर कमेंट किया था और कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और कांग्रेस में कैसे चीजें ठीक हो उसके लिए उन्होंने लिखा था। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब हम लोग कहते हैं कि ये परिवारवादी पार्टी है या वंशवादी, तो उसका कारण यही है कि आप देखिए सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद अब फिर सोनिया जी, और फिर चल रहा चुनाव भी क्या अध्यक्ष का होना था वो टाल दिया गया। ठीक है नवीन जी, डिबेट की शुरुआत, ठीक है डिबेट की शुरुआत करते हैं अब। और आपसे ही मेरा पहला सवाल, कितना फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को जतिन प्रसाद की पार्टी में आने से? ब्राह्मणों की जो नाराजगी जो कही जा रही थी है पार्टी से दूर होगी अब अपने, और जमीनी नेताओं को दरकिनार करके जो आरोप लगाया है कपीस जी ने कि आप अपने जमीनी नेताओं को दरकिनार करके बाहर के नेताओं का स्वागत करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर काम करती है। हम जाति की, परिवार की, वंश की, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। हमारा ध्येय वाक्य है सेवा और समर्पण। दूसरे राजनीतिक दलों का क्या ध्येय वाक्य है? अपना और अपनों का विकास। इसलिए जितिन प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, शामिल हुए हैं, बड़े नेता हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। और यह कहना कि वो ब्राह्मण चेहरा है, ये चेहरा है, यह कांग्रेस की प्रवक्ता की मैं सुन रहा था कि कांग्रेस ने ब्राह्मणों के लिए बहुत क्या किया। ये सब चीजें अब उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 के आप परिणाम देखिए, चाहे 14 का हो, चाहे 17 का हो, चाहे 19 का हो, जनता ने अब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के मत वोटों से चुनाव लगातार जीत रही है, अपने काम के आधार पर जीत रही है। मोदी जी और योगी जी की सरकारों ने समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर गांव, गरीब, नौजवान, बेरोजगार, किसान के लिए जो काम किया उसके आधार पर हम काम करते हैं। हम इसलिए नहीं कि हम किस जात के नेता को ले आए, किस जात के नेता को नहीं ले आए। जितिन प्रसाद जी नौजवान हैं, कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और कांग्रेस के बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। उन 23 नेताओं में शामिल थे। लेकिन परिवारवाद में, वंशवाद में डूबी हुई कांग्रेस को ऐसे नौजवान और ऐसे प्रतिभाशाली नेताओं की लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। पहले देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हुए, अब जितिन जी हुए, सचिन पायलट जी भी समय समय पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो ये तो कांग्रेस के लिए विचार करने का विषय है कि अब उनकी परिवारवादी राजनीति पे लोग उब चुके हैं और उनके नेता भी उब चुके हैं। ठीक है आस्था जी, जितिन का बीजेपी में आने का जो मतलब है वो कांग्रेस को समझ में आ रहा है? कैसे बेड़ा पार होगा? अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 30 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, मगर हम अपने प्रयास मजबूती से कर रहे हैं। अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि मैंने जातिवाद की बात कही, तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ उनको ये कहना चाहती हूँ कि एंकर महोदया ने मुझसे जो सवाल पूछा था मैंने उसका जवाब दिया था। उन्होंने ही ब्राह्मण चेहरे की बात करी थी तो मैंने वो जवाब दिया कि हमारे पास हमने और भी बहुत सारे ब्राह्मण चेहरे दिए हैं। ठीक है, दूसरी बात, परिवारवाद की बात कौन कर रहा है? परिवारवाद क्या इनके यहाँ नहीं है? मेनका गांधी या वरुण गांधी की बात कर लीजिए, ठीक है, जितिन प्रसाद के पिताजी भी नेता रहे हैं, ठीक, और अमित शाह की बात कर लीजिए, अमित शाह गृह मंत्री है आज और उनके बेटे बीसीसीआई सेक्रेटरी है। क्या मतलब है? वंशवाद वहां नहीं है क्या? मतलब वंशवाद की बात कौन कर रहा है ना? और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की लेकिन बात कर आस्था जी रहे समय हैं, समय पर, ठीक है, समय समय पर पार्टी के नेताओं द्वारा, विधायकों द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि आत्ममंथन की जरूरत है, नेतृत्व में परिवर्तन की जरूरत है। क्यों नहीं चुनाव हो रहे हैं एआईसीसी के? क्यों ये फुटबॉल जो है इधर से उधर ही जा रही है? सिर्फ कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया गांधी। एआईसीसी के चुनाव का जो मैटर है वो ऑलरेडी ऑन होल्ड है। वो मैटर वो उसको लेकर के भी अभी जब लास्ट सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी उसमें भी चर्चा हुई थी और उसको लेकर के भी डेट वगैरह पर चर्चा चल रही है कि कब कराए जा सकते हैं। ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक
उसको हम लोगों प्राथमिकता ना देते हुए लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य सेंट्रल संगठन है भारतीय युवा कांग्रेस है या उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी लगातार लोगों की मदद करने का काम कर रही है। जितने लोगों की हम जानें बचा सकते हैं हम वो उस पर ज्यादा फोकस है, ना कि इस समय हमारे लिए चुनाव बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। इस समय हमारे लिए संगठन को हम एक बार दरकिनार करते हुए लोगों की तरफ ज्यादा अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं और हम उसी के प्रति काम कर रहे हैं। अभी जो प्रवक्ता कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले गए या कुछ भी, आज क्या कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी शिवराज सिंह चौहान का बैग नहीं उठाए देखे जाते हैं, उठाते हैं वो बैग। अभी एक फोटो वायरल हुई है अमित शाह जी के साथ में, अभी से ही जूते उतर गए हैं जितिन प्रसाद जी के। आप बात करते हैं कि वो बहुत बड़े जो है आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं, तो आपको मुबारक हो भाई, आपकी पार्टी में जितिन प्रसाद जी शामिल हो गए, है ना। और लेकिन आस्था जी ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे हम नवीन जी से, लेकिन आस्था जी समय समय पर मंत्री भी कांग्रेस नहीं बनाया, उनको नेता भी कांग्रेस नहीं बनाया। कांग्रेस में लगातार जो है आस्था जी ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दें। लगातार जो है अंतरकलह देखी जा रही है ना, राजस्थान की हम बात कर लें, राजस्थान में भी यही जो है समीकरण चल रहा है, पंजाब की हम बात कर लें। देखिए अंतरकलह जो पार्टी होती है वो हर पार्टी में होती है। अभी आप देखिए बीजेपी में नहीं है क्या? योगी जी ने बीजेपी उत्तर प्रदेश के अकाउंट से सिर्फ योगी जी का चेहरा लगा हुआ है, उनका नरेंद्र मोदी जी का चेहरा गायब हो गया, जबकि बाकी देश के सभी ट्विटर हैंडल्स में उनके नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लगा हुआ है। तो ये अंतरकलह ही है, सब पार्टियों में होती है, ठीक है। हमारे यहाँ की क्योंकि हम लोग चीजों को छुपाने में, उसको ढक के रखने में बिलीव नहीं करते, तो शायद आपके सामने आ गई कि हाँ कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, मगर उन पर भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ हल उनका निकल के आएगा। और पार्टी सिर्फ वही लोग छोड़ेंगे जो आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते होंगे, ठीक है। ठीक है, आइडियोलॉजी की जिस बात की आपने बात की मैं उस पर भी आऊंगी आपसे, लेकिन पहले मैं कपीस जी से सवाल लेना चाहूंगी। कपीस जी, भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है मान लिया बाहर के नेताओं को अपना रही है, कुनबा बढ़ा रही है अपना, लेकिन सपा में तो काट छाट शुरू हो गई। आपका तो जो बड़ा हुआ कुनबा है वो वैसे ही छोटा होता जा रहा है, क्या करेंगे? शिवाली, आपने देखा होगा जिस कुनबे को आप छोटा करने की बात कह रही हैं वो कहीं बड़ा हो चुका है, और इसको हमने एमएलसी चुनाव में भी साबित करके दिखाया है और इसको हमने त्रिस्तरीय चुनाव के अंदर भी साबित करके दिखाया है। क्योंकि कुनबे के अंदर, देखिए मैं तो लोकतंत्र के अंदर परिवारवाद मानता ही नहीं, पता नहीं नवीन भाई क्यों भ्रामक चीजें इस लोकतंत्र के अंदर लेकर के आते हैं। तो जहां निर्वाचन होता हो, जहां जनता चुनती हो, वहां परिवारवाद किस बात का हो सकता है? और दूसरी चीज ये है कि जिस बच्चे ने उस कोख से जन्म लिया हो, जिसकी माँ प्रधानमंत्री रही हो, मुख्यमंत्री रही हो, या कोई राजनेता रही हो, समाज सेवी रही हो, तो वो तो उसके खून के अंदर बहता है। तो अगर वो सेवा भाव से किसी पार्टी के अंदर रह करके अगर सेवा करता है तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो परिवारवाद कर रहा है? अगर किसी गलत व्यक्ति के अंदर, जैसे कोई राजतंत्र तो चल नहीं रहा है, यहाँ तो निर्वाचन होता है, तो ये भ्रामक सूचना से इनको बाहर आना चाहिए। और बाकी अगर वैसे वंशवाद देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी जड़ों में आप जाएंगे वहीं आप वंशवाद पाएंगे। लालजी टंडन के पुत्र हैं आशुतोष टंडन जी, कल्याण सिंह के पुत्रों की का आपने हाल देखा, वसुंधरा राजे का आपने हाल देखा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए हर पार्टी में हर व्यक्ति की अपनी अहमियत होती है। कांग्रेस के भी दिन थे जब भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी के भी समय में थी। लेकिन कपीस जी मेरा आपसे एक सवाल और है, क्या आपको नहीं लगता कि पलायन और बगावत के बीच में जो है कांग्रेस पार्टी पिस रही है? राजस्थान की हम बात कर ले, पंजाब की हम बात कर ले, जिस तरह से लगातार जो कलह सामने आ रही है, पलायन और बगावत की मारी हो गई है कांग्रेस। देखिए वक्त काल परिस्थितियां होती हैं किसी भी पार्टी के अंदर, कि वो उनके अगर लोकतांत्रिक स्थितियां होती हैं तो इस तरह की चीजें सामने आती हैं। वो उनके दल में भी है। और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बीएल संतोष की कवायद और इनके उत्तर प्रदेश प्रभारी की कवायद और फिर आरएसएस और हाईकमान की कवायद और साथ में जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की कवायद सामने नहीं आई। तो वही उभर करके की जाए कि मोदी जी जो है योगी जी को बिल्कुल नहीं चाहते,
लेकिन आरएसएस का क्योंकि उनको हाथ प्राप्त है और वो इस बात को जानते हैं कि योगी जी के पर्व अगर उत्तर प्रदेश में कतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का हश्र बुरा हो जाएगा और दो फाड़ में पार्टी चली जाएगी। और अभी आप कहाँ देख रहे हैं, अभी तो इनके अंदर इतना असंतोष है कि विद इन मंथ आप देखिएगा जितने लीडर इनको ज्वाइन अभी कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इनके चुने हुए विधायक जो है उनमें भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि असंतोष जो व्याप्त है उसको शांत करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि ये कह दिया गया क्योंकि हम उनसे पार नहीं पा सकते हैं इसलिए अब आपको उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये बाकायदा बीएल संतोष साहब की टिप्पणी जो है ट्विटर के ऊपर आई थी। और 200 विधायक जिस पार्टी के अंदर अपने मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हो और उसके नीचे काम करना ना चाहते हो, लगातार उनका विरोध पार्टी का पटल पे सामने आया, साथ में जनता के पटल के सामने आया हो, उस पर अगर ये कन्नी काटने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो सकता है। और जहां तक इनके तारीख की बात रहेगी, नरेंद्र मोदी जी ने अगर अच्छा काम किया होता तो उनकी काफी की कंस्टिट्यूएंसी समाजवादी पार्टी के दोनों एमएलसी कैसे जीत जाते और त्रिस्तरीय चुनाव में हम मंदिर संस्कृति के जिलों को कैसे प्राप्त कर लेते। तो सबसे बड़ी चीज है इनको अपने आत्म अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि काफी आपने जो बड़े वादे किए और पूरे नहीं किए हैं उससे जनता आपको समझ चुकी है कि आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाने वालों ने मदिरा राज स्थापित कर दिया है, जिससे इसका जवाब ले लेंगे नवीन जी से। समय पे जा चुकी ठीक है। है नवीन जी, असंतोष जो उत्पन्न हो गया है अब पार्टी में, पार नहीं पा सकते, अब बस ये है कि कवायद जो है साधने की वोटरों को वो तेज हो गई है, भाजपाई हो गए अगर जितिन तो ब्राह्मण वोटों की कमाई हो गई। 2014 की बात करें, 17 की बात करें या 19 की, खुद हारे हैं चुनाव। जितिन जी, पालनहार बनेंगे बीजेपी के लिए? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा तो हमारे दोनों साथी प्रवक्ताओं ने कहा वंशवाद पर बहुत चर्चा की, बहुत सारे उदाहरण कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी दिया और हमारे कपिल जी चूंकि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, तो अपना तर्क बहुत अच्छा रखते हैं। देखिए, वंशवाद वह है जहां पर राजा के बाद उसका बेटा ही राजा हुआ। लोकतंत्र में राजा कौन है? जो किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष है। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। बहुजन समाज पार्टी में मायावती, उनके भतीजे आकाश। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी, उनके भतीजे। लोकदल में अजीत चौधरी के बाद जयंत चौधरी। क्या आप भारतीय जनता पार्टी में एक भी ऐसा उदाहरण बता सकती हैं कि अमित शाह के बाद उनका बेटा होगा या नरेंद्र मोदी के बाद उनका बेटा होगा या यूपी में स्वतंत्र सिंह? नहीं, सुन लीजिए जरा सा बात सुन लीजिए। देखिए, एक चीज कपिल जी ने अच्छी कही कि लोकतंत्र में अधिकार है सबको, किसी भी परिवार में पैदा हुए तो ठीक है, परिवार में पैदा हुए राजनीति में आ सकते हैं, जनता आपको चुन के भेजती है। लालजी टंडन जी के बेटे राजनीति में आए, चाहे राजनाथ सिंह जी के आए, चाहे अखिलेश यादव चुनाव, लेकिन अध्यक्ष का चयन कौन करता है? अध्यक्ष का चयन कौन किया है? जनता से तो हुआ नहीं है। आपने अपना चयन कर लिया, मैं अपना वारिस घोषित कर दिया। यही वंशवाद है, यही परिवारवाद है। अरे सुन लीजिए कपिल भाई, सुनिए भाई, सुन लीजिए ना। क्यों इतना परेशान है? व्यक्तित्व मत होइए, व्यक्तित्व मत होइए। आप बात को डिरेल मत करने की कोशिश करिए। मैं आपको बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, इस तरह से नहीं होती है। आप जब बोल रहा था मैं सुन रहा था, मेरी बात सुनिए पहले। आपने अपनी बात कहने, मुझको अपनी बात कहना दीजिए। हम मान जाएंगे आपकी बात। आप सुनिए, पहले बात सुनिए ना। सही बात, भारतीय जनता पार्टी में असंतोष की, नहीं असंतोष की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन 24 घंटे साल भर जनता के बीच सेवा समर्पण भाव से रहता है। अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हो, चाहे हमारे जो भी पदाधिकारी है, वह लगातार हमारे संगठन की बैठक होती है। हमारे अध्यक्ष, हमारे महामंत्री संगठन आज भी प्रदेश में विभिन्न जगहों पर अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारी पार्टी सेवा सप्ताह कर रही है। कोरोना से जो लोग पीड़ित हुए हैं उनके घरों में हमारे नेता कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनके सुख दुख कर दे रहे हैं, उनकी क्या जरूरतें वो कर रहे हैं। देखिए, तो असंतोष की बात, तो ये विपक्ष का एक गुब्बारा जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है। समय समय पर घटनाओं को अतिरंजित करके प्रस्तुत करना और उसके आधार पर अरे भाई, जनता के प्रति आपके मन में समर्पण भाव था तो आप कहीं चुनाव के समय छोड़ के कहीं निकले। आप घर में बैठ के ट्विटर करने से नहीं होता है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि जितिन प्रसाद जी अच्छे नेता हैं, उनका जनाधार है, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है, लेकिन जितिन प्रसाद जी के आने को ठाकुर ब्राह्मण ये विपक्ष का काम है। हम अच्छे लोगों का अपने दल में स्वागत करते हैं जो हमारे। लेकिन नवीन जी, आपने भी बात बोल ही दी ना। नवीन जी, आपने भी बोल ही दिया ना, ठाकुर ब्राह्मण जातिवाद आ ही गया ना। बात तो वही है ना कि उत्तर प्रदेश में ये जो जाति है, जातिवाद जो है, ये जाता क्यों नहीं है? मसला वही है, प्रश्न भी वही है। सबका विश्वास तो काम करते हैं
हमारा विकास के मुद्दे पर बात ये है। करते करते विकास पर बात करते करते आपने भी जाति बीच में आ ही गई ना, ठाकुर ब्राह्मण, यही तो बात है। मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए ना नवीन जी, क्या हो गया? स्वीकार कर लीजिए कि हाँ भाई हम ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हो गया? शिवाली जी, हमारा सेवा का भाव है। हम एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते, एक जनाधार वाले नेता के नाते जितिन प्रसाद का भाजपा में स्वागत करते हैं, लेकिन कांग्रेस जो लगातार यह साबित करने का प्रयास कर रही है कि जितिन प्रसाद कई बार चुनाव हारे हैं, तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को क्यों नहीं निकालना देखिए, चाह रही है? जातिगत, ठीक है, जातिगत समीकरण जो है हर पार्टी द्वारा साधा जा रहा है कपीस जी, क्योंकि एमवाय समीकरण भी आपको पता है और आपको याद भी है शायद, लेकिन इस वक्त मतलब वो नहीं। आस्था जी से मेरा ये सवाल है कि आस्था जी, जिस तरह से ठीक है, उनको लगता है कि उनको जो है सत्ता का सुख भोगने मिलेगा, तो अच्छी बात है कि वो देखें अपने लिए, है ना जी। तो कांग्रेस कोशिश नहीं कर रही है सत्ता में आने की? कांग्रेस को सत्ता नहीं चाहिए? सत्ता में इसीलिए रहते हैं, सत्ता का सुख भोगने के लिए, मलाई खाने के लिए, तो आपकी संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए काम करता है। अगर वो सत्ता से बाहर हो जाए तो हम डेमोक्रेटिक तरीके में बिलीव करते हैं, और हम अगर आज जनता ने हमें नहीं बिठाया है उस जगह पर, तो हम विपक्ष में बैठे हुए हैं शांति के साथ में। मगर जनता जब हमें चुनकर के सत्ता में लेकर के आएगी तो हम वहाँ पर भी काम करेंगे। ठीक है, जल्दी से, समय की हमारे पास कमी है, जल्दी से कपीस जी आपका एक लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो जिस पार्टी में जाना चाहे, जिस विचारधारा को अपनाना चाहे अपनाए। ये तो जनता तय कर देगी कि कौन व्यक्ति स्वार्थी था और कौन विचारधारा के अनुकूल काम करने की ना वजह से, जगह होने की वजह से गया था। दूसरी चीज, मैं एक बात शिवाली जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए, जातिवादी अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो अपने प्रदेश के पदाधिकारियों की लिस्ट और कार्यकारिणी की जो लिस्ट इन्होंने जारी की थी, उसमें बाकायदा इन्होंने सबके आगे जाति का शब्द लिखा था। और सबसे बड़ी चीज यह है कि सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी जिन कायदों के वोट के बदौलत उत्तर प्रदेश और देश में कायम है, जिन्होंने आरएसएस में अपने खून दिया, उसमें एक भी सदस्य कायक नहीं है। ये सबसे बड़ी बुरी बात है, क्योंकि इन्होंने किसी भी जाति को सम्मान नहीं दिया है। बिना स्वार्थ की राजनीति के इन्होंने ठीक है नवीन जी, जल्दी से एक लास्ट कमेंट। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जितिन प्रसाद जी की योग्यता का भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मान है, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जो लोग लगातार यह साबित करने में लगे हैं कि वो कई बार चुनाव हारे, उनका कोई जनाधार नहीं है, वह यह प्रश्न राहुल गांधी से भी पूछें कि वह क्यों चुनाव हार गया, उनके नेतृत्व लगातार क्यों कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती जा रही है। अगर जितिन प्रसाद पर यह फार्मूला लागू होता है तो राहुल गांधी पर क्यों नहीं लागू होता है? यही है, यही वंशवाद है, यही परिवारवाद है कि राहुल गांधी कुछ भी कर लेंगे, वही अध्यक्ष बनेंगे, कोई दूसरा योग्य व्यक्ति कांग्रेस में अध्यक्ष नहीं बन सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की योग्यता से एक हमारा बूथ अध्यक्ष अमित शाह जी हमारे बूथ अध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, यह किसी और राजनीतिक दल में नहीं संभव है। ठीक है, आस्था जी जल्दी से एक लास्ट कमेंट। मगर अमित शाह के बेटे बीसीसीआई सेक्रेटरी कैसे बने, ये भी तो बताइए, ये तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है ना। जितिन प्रसाद जी आज अगर कांग्रेस छोड़ करके चले गए हैं तो ये उनका अपना इंटरेस्ट है कि उनको बीजेपी में जाने का अमल है, तो वो चले गए। पार्टी से क्या लेना देना है? लेकिन जितने आस्था जी, लेकिन बात यह है कि जितने बड़े नेता हैं राहुल गांधी के काफी करीबी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या जितिन जी की बात करें तो काफी करीबी थे जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है। बहरहाल ये चर्चा चलती रहेगी और ये मुद्दा भी ऐसा है कि इस पर लगातार चलते रहेंगे। लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में ये जाति जो है वो जाति क्यों नहीं है? लगातार ये जो जातिवाद का जो शब्द है वो उत्तर प्रदेश में रह रहकर सामने क्यों आ जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जितिन के यूपी इफेक्ट क्या होंगे ये तो देखने वाली बात है, आगे आने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा कि यूपी में अब जितिन के बीजेपी में शामिल होने से क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन बात वही कि जहां एक और विपक्ष कह रहा है कि असंतोष व्याप्त हो गया है अब पार्टी में, देखने वाली बात यह भी होगी कि जो असंतोष फैल रहा है उसको पार्टी कैसे शांत करेगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।